अनएंड स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमें देखना होता है चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम की अगर हम बात करें तो सब में सेम है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अब आप ध्यान देना, देखो फर्स्ट में अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और साथ में आप देखो इस नेगेटिव चार्ज का इस पाई के साथ भी कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद 2 पाई बॉन्ड्स, और नेगेटिव चार्ज का अगर 2 पाई बॉन्ड्स के साथ में कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों सिस्टम के साथ में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा। सेकंड में अगर हम बात करें तो इस नेगेटिव चार्ज का इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज इस CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज का किसी और पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर आप इस पाई बॉन्ड के साथ में देखोगे तो 2 बॉन्ड का गैप आ रहा है इसमें, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ भी CO ग्रुप के साथ में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो इन 3 में एक बात ध्यान देना, एक पार्ट कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजोनेंस वाला पार्ट है, रेजोनेंस विद CO ग्रुप, ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो दैट इज कॉमन टू ऑल। CO ग्रुप के साथ में नेगेटिव चार्ज का जो रेजोनेंस है वो सभी में कॉमन है। तो अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये इसमें नेगेटिव चार्ज के लिए एक एडिशनल कॉन्जुगेटेड सिस्टम अवेलेबल है जहां पर इसका नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है, देखो कि अगर हम नेगेटिव चार्ज के साथ में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की बात करें तो दैट इज मोर इन फर्स्ट एज कंपेयर टू इन सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज का 2 पाई बॉन्ड्स के साथ में कॉन्जुगेशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस फर्स्ट विल बी मोस्ट स्टेबल। अब सेकंड एंड थर्ड में आप ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जरा समझना है इस बात को। देखो यहां पर इस नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है, और जिस CO ग्रुप के साथ में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्वड है उसी CO ग्रुप के साथ में इस पाई बॉन्ड का भी रेजोनेंस है। तो फिर तो यहां पर पॉइंट ये आता है, देखो अब समझना है इस बात को कि अगर नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है और उसी CO ग्रुप को ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में यूज कर रहा है, तो यहां पर तो फिर हम बात कर सकते हैं कि इस CO ग्रुप की नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। यहां पर आप कह सकते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन आ रही है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब समझ लेना कि नेगेटिव चार्ज का जिस सिस्टम के साथ में रेजोनेंस है, कौन से सिस्टम के साथ में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है, CO ग्रुप के साथ में, जिस सिस्टम के साथ में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है उस सिस्टम को पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है, ये पाई बॉन्ड भी उस सिस्टम को यूज कर रहा है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि इस CO ग्रुप की अगर आप नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो इसी CO ग्रुप को ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। मतलब यहां पर एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि सेम सिस्टम CO ग्रुप जो है वो 2 पार्ट में शेयर हो रहा है, 2 पार्ट में उसकी शेयरिंग हो रही है। तो फिर तो ऐसे में आप बताओ कि नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में जो रेजोनेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट विल गेट डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि इस CO ग्रुप की एक तरह से आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी 100% नहीं है, क्योंकि इसी CO ग्रुप को कोई दूसरा सिस्टम भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। जबकि यहां पर अगर आप ध्यान दें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में जो रेजोनेंस है वो तो 100% रेजोनेंस है। CO ग्रुप 100% नेगेटिव चार्ज के लिए रेजोनेंस के लिए अवेलेबल है, और एडिशनली आप कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और अवेलेबल है जो नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां तो नेगेटिव चार्ज को 2 सिस्टम्स रेजोनेंस के लिए मिल रहे हैं, और यहां पर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज को ओनली 1 सिस्टम मिल रहा है, और वो 1 सिस्टम भी 100% नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सिस्टम नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के लिए अवेलेबल है CO ग्रुप, उसी सिस्टम को कोई दूसरा सिस्टम भी रेजोनेंस के लिए यूज कर रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस 100% होगा, क्योंकि यहां पर अब आप कह सकते हैं कि CO ग्रुप को कोई और सिस्टम रेजोनेंस के लिए यूज नहीं कर रहा है। तो आप देखो थोड़ा सा मैं अगर इसको मैथमेटिकली बात करूं तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर 2 सिस्टम्स नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर 1 सिस्टम नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है, और यहां पर लेस देन 1 सिस्टम नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस फर्स्ट विल बी मोस्ट स्टेबल, देन इट विल बी थर्ड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा इसमें सेकंड। ये यहां पर इन अनएस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अनएस का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको मिलेगा यहाँ पर 1 3 2। ये बात क्लियर? इस बात को समझना
यहां पर आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है, और उसी CO ग्रुप को अगर पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस के लिए यूज करेगा तो एक तरह से इस पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को कॉम्पीट करेगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एक ही सिस्टम को दो सिस्टम्स रेजोनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, एक ही CO ग्रुप को दो सिस्टम रेजोनेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर एक ही CO ग्रुप को दो सिस्टम रेजोनेंस के लिए यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए CO ग्रुप की जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर बात है? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है चार्ज ऑन एटम। अब चार्ज ऑन एटम में आप देखो फर्स्ट और सेकंड में अभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर प्रेजेंट है, राइट। हालांकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो चार्ज ऑन एटम के लिए आपको उन एटम्स को भी कंसीडर करना होगा जिन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि आप याद करो ऐसा हमने डिस्कस किया है कि चार्ज ऑन एटम में आपको जब एटम चेक करते हैं तो वो एटम आप एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं, हाइब्रिड के अकॉर्डिंग देखना होता है, क्योंकि एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का वो हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि चार्ज ऑन एटम में नेगेटिव चार्ज कौन कौन से एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देखो इस केस में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं इस नेगेटिव चार्ज का रिंग के साथ में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कौन कौन से एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन सी पोजीशंस पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जरा ध्यान देना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर जो एटम्स प्रेजेंट है वो कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इस केस में नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड मॉलिक्यूल के बारे में आप सोचिए कि नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं चार्ज ऑन एटम की बात करूं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में इट विल बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। क्या ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर मैं चार्ज ऑन एटम की बात करूं तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, सिंस अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट among 3 types of atoms, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इस केस में भी जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अब इस बार ऑर्थो एंड पैरा पर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। मतलब इस केस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एंड कार्बन दो टाइप के एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड में अगर बात की जाए तो जो नेगेटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब इसमें ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो इट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग कार्बन एटम्स ओनली। यहाँ पर कार्बन एटम्स में ही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस केस में जरा देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस केस में अब आप कह सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट वेयर नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट विल बी कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो अब जरा देखो चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज मोर EN पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थर्ड एंड फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो कार्बन या नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या मैं बात कर सकता हूं ऑक्सीजन की EN ज्यादा है? मतलब ये बात तो कंफर्म है कि 1 and 2 आर मोर स्टेबल देन 3 and 4, बिकॉज इन 1 and 2 नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो, while in 3 and 4 it is either on carbon or on nitrogen, and oxygen is more electronegative than carbon and nitrogen, so 1 and 2 will be more stable than 3 and 4। अब 1 and 2 में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना ऑक्सीजन वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो फिर अब जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर नाइट्रोजन है जबकि यहाँ पर अदर एटम ओनली कार्बन है, तो नाइट्रोजन की EN ज्यादा है। मतलब 1 and 2 में अगर आप बात की जाए तो 1 will be more stable than 2। और इसी तरह से अब 3 and 4 में अगर बात की जाए तो 3 में all the atoms are carbons, while in 4 it is negative charge on nitrogen also, and nitrogen is more electronegative than carbon, so 4 will be more stable than 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 and 3। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है हमने कंपैरिजन किस फैक्टर के अकॉर्डिंग किया है। कंपैरिजन हमने फैक्टर के अकॉर्डिंग जो किया है वो दैट इज चार्ज ऑन एटम। क्योंकि मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं बस ये चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर जब आपको दिया होता है तो जो स्ट्रक्चर आपको दिया है उस स्ट्रक्चर में जिस एटम पर चार्ज है हम चार्ज ऑन एटम में यूजुअली केवल उसी एटम को काउंट कर लेते हैं, जबकि अगर चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आपको ये भी देखना होगा कि वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कौन कौन से एटम्स पर ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जिन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है
वो एटम्स भी चार्ज ऑन एटम के लिए काउंट होंगे, क्योंकि एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइब्रिड होगा, और हाइब्रिड में तो वो चार्ज आपको उन सभी एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा जहां जहां पर वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। ये बात क्लियर? तो चार्ज ऑन एटम के बेसिस पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, और इसका आंसर हमें मिला है 1 2 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में भी जनरली डिस्कस किया जाता है। CF3 नेगेटिव एंड CCl3 नेगेटिव, देखो दोनों में अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें तो दोनों में सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि जरा देखो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड फैक्टर की, तो जरा ध्यान देना सेकंड फैक्टर में रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में रेजोनेंस एब्सेंट है, जबकि सेकंड में रेजोनेंस प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है सेकंड में रेजोनेंस कैसे प्रेजेंट होगा? आप ध्यान देना, देखो मैं यहां पर अगर बात करता हूं इट इज CCl3 नेगेटिव, और अब जरा ध्यान देना CCl3 नेगेटिव में इट इज नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, बट क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इस नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में रेजोनेंस होगा। याद करो जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हमने डिस्कस किए थे तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने आपको ये भी बताया था, लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, या बात की जाए लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पर हम कह सकते हैं कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन इज हैविंग लोन पेयर एंड दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, कह सकते हैं इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो इसके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर का एक बॉन्ड के थ्रू सेपरेशन हो रहा है, एंड दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और मैं इसको और इजियर टर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे एक्सप्लेन किया जाता है बैकबॉन्डिंग के कंसेप्ट से। तो आप कह सकते हैं CCl3 माइनस में बैकबॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CF3। ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, फ्लोरीन की EN ज्यादा है उसका माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई ज्यादा होगा तो 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2, जबकि आप देखो माइनस आई से पहले तो आपको रेजोनेंस को काउंट करना होगा। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे तो अभी हमें सभी में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर मिल रहा है, लेकिन फिर चार्ज ऑन एटम के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि चार्ज का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो वो रेजोनेंस के थ्रू कहां पर ट्रांसफर हो रहा है। चला देखो इस नेगेटिव चार्ज का CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस है, और ये नेगेटिव चार्ज इस CO ग्रुप के साथ में भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, राइट। यहां भी अगर आप देखेंगे तो CO ग्रुप का दोनों ही CO ग्रुप के साथ में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और यहां पर भी। इनफैक्ट आप देखो यहां पर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि दीज आर कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स, और याद करें मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स कंपेरेबल दिए हुए हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप उन कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में केवल पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करो। पूरे मॉलिक्यूल को आपको एक साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है। पूरे मॉलिक्यूल में आप उसको पूरे मॉलिक्यूल को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे इस केस में आप देखो क्या हम बात कर सकते हैं, दिस पार्ट इज कॉमन टू ऑल। ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स में कॉमन है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है चला देखो। यहां पर हम बात कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। इस केस में अगर आप देखेंगे तो मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, मिथाइल मिथॉक्सी, और यहां पर H इज प्रेजेंट। बस ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कॉमन पार्ट पर क्या इफेक्ट है, बस आप वो चेक करना है। ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। मिथॉक्सी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज माइनस आई ग्रुप, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका प्लस M इफेक्ट भी ऑपरेट होगा। कैसे प्लस M ऑपरेट होगा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, और अगर आप देखेंगे तो इस लोन पेयर का इस कॉमन पार्ट के CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस होगा। ये लोन पेयर जो है वो इस पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो फिर तो इस लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि OCH3 ग्रुप जो होगा वो इस कॉमन पार्ट को अपना लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा रेजोनेंस के थ्रू। और याद करो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस M इफेक्ट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि OCH3 के इस कॉमन पार्ट के लिए दो इफेक्ट ऑपरेट होंगे, माइनस आई और प्लस M। अच्छा बताओ माइनस आई और प्लस M में यहां पर डोमिनेट कौन करेगा, आंसर है प्लस M। रेजोनेंस डोमिनेट करता है आई इफेक्ट पर। अब यहां पर प्लस M इफेक्ट ओवरऑल हमें इसका कंसीडर करना होगा डोमिनेटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, और H की अगर बात की जाए तो नो इफेक्ट।
अब जरा देखो, कॉमन पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नो इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस एम और यहाँ पर प्लस आई। क्या मैं कह सकता हूँ प्लस इफेक्ट तो अनायन के लिए खराब होता है, प्लस इफेक्ट अनायन को डिस्टेबलाइज करता है, तो फिर प्लस इफेक्ट से तो ज्यादा अच्छा होगा नो इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्ड इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में प्लस इफेक्ट है और प्लस इफेक्ट अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। अब जरा देखो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में प्लस इफेक्ट है, तो यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन किस केस में ज्यादा है? जरा देखो, फर्स्ट में प्लस आई और सेकंड में प्लस एम है। क्या मैं कह सकता हूँ प्लस आई और प्लस एम में प्लस एम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितना स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट होगा वो अनायन को उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं वन विल बी मोर स्टेबल देन टू, वन विल बी मोर स्टेबल टू, क्योंकि टू में प्लस एम इफेक्ट है और वन में प्लस आई है। प्लस एम इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई इफेक्ट। प्लस एम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जो है वो प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितना स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग इफेक्ट होगा अनायन को वो उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट सेकंड विल बी लेस स्टेबल देन फर्स्ट, और थर्ड तो सबसे आगे हो गई नो इफेक्ट के बेसिस पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हमें देखना होता है चार्ज ऑन एटम, राइट। और चार्ज ऑन एटम में आप ध्यान देना, फर्स्ट में हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन एंड दैट इज ऑन sp कार्बन। क्या बात समझ में आ रही है? फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन एंड दैट इज ऑन sp कार्बन। सेकंड में जरा बताओ चार्ज कौन से एटम पर है? अगर आपने मेरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सुना है तो आप मुझे बता पाएंगे कि सेकंड में चार्ज ऑन एटम क्या है। जरा ध्यान देना, सेकंड में अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन एटम में हमें दो एटम्स काउंट करने होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आ रहा है? चार्ज ऑन एटम में मैंने कार्बन एंड ऑक्सीजन क्यों काउंट किया? स्टूडेंट को तो ऐसा लगता है कि सर चार्ज तो कार्बन पर ही है, आप ऑक्सीजन की बात क्यों कर रहे हैं? जरा सोचिए, जिस चार्ज के बारे में आप सोच रहे हैं चार्ज ऑन एटम के लिए, उसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, और चार्ज अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है इसका, तो फिर चार्ज ऑन एटम के लिए आपको वो एटम भी काउंट करना पड़ेगा जहां पर ये चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, और वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू कहां ट्रांसफर हो रहा है? ऑक्सीजन पर। तो जरा सोचिए, हाइब्रिड में ये चार्ज आपको ऑक्सीजन पर भी तो मिलेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 और 2 में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। 1 को ज्यादा स्टेबल बताते हैं 2 से। किस बेसिस पर? कि सर 1 में नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर है और 2 में नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर है? जरा बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्यों sp2 है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स के बेसिस पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पर है, तो फिर तो sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा sp2 कार्बन से। जबकि आप ध्यान देना, अब समझना इस बात को, अगर आपको ये 2 अनायंस दिए जाएं और इनका अगर आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना हो, समझिए इस बात को, अगर आपको ये 2 अनायंस गिवन हो और इनका अगर आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना हो, तो क्या आप बता सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा? शायद स्टूडेंट्स को इस पर कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सभी के अकॉर्डिंग शायद सभी का आंसर ये होना चाहिए, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि चार्जर एटम में यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, और ऑक्सीजन की ये तो सभी कार्बन से ज्यादा होती है, वेदर इज इट sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन। En of oxygen is more as compared to all the 3 types of carbon atoms, right? तो फिर तो second should be more stable than first, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब आप ध्यान देना, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें, जैसा कि यहां पर आपको दिया हुआ है, तो यहां पर स्टूडेंट्स को क्या लगता है? नेगेटिव चार्ज इज ऑन sp कार्बन और यहां पर नेगेटिव चार्ज इज ऑन sp2 कार्बन, और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि sp2 कार्बन से तो ज्यादा ये sp कार्बन की होती है, तो फिर तो फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है। जबकि एक बात सोचिए, यहां पर हमने कहा सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, यहां पर अगर हम ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो जरा ध्यान देना, इन दो स्ट्रक्चर्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो एक ही मॉलिक्यूल के हैं, क्योंकि ये तो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये दो स्ट्रक्चर्स तो सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे ना, बिकॉज दीज आर
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जरा बताओ इन दोनों में से स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस कैसा होगा, फर्स्ट जैसा है सेकंड जैसा? एक्चुअल एग्जिस्टेंस तो हाइब्रिड जैसा होगा। और अगर मैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हाइब्रिड के बारे में बात करूं तो हाइब्रिड तो हमारे पास ऐसा आएगा। जरा ध्यान देना, ये हमारे पास हाइब्रिड होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के लिए ये स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करेगा और ये स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर तो दोनों के कैरेक्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जब भी आप चार्ज ऑन एटम के बारे में सोच रहे हैं और चार्ज का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है तो केवल वो एटम ही काउंट नहीं करेंगे जिस पर चार्ज आपको शो किया हुआ है, आपको उस एटम को भी काउंट करना पड़ेगा चार्ज ऑन एटम के लिए जहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। जैसा कि यहां पर although negative charge is on carbon but not only carbon, oxygen is also to be considered for charge on atom, since this negative charge will be transferred on oxygen through resonance, and according to hybrid molecule negative charge is not only on carbon, is not only on oxygen, it is actually distributed between carbon and oxygen। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको चार्ज ऑन एटम में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों काउंट करने होंगे। देखो ये दो स्ट्रक्चर तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और वो मॉलिक्यूल ये है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ना तो ये होगा ना ये होगा। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा, ना तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा, उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऐसा होगा। अब आप सोचिए, ये स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी अगर इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो एक ही मॉलिक्यूल एक बार तो इससे ज्यादा स्टेबल है और एक बार इससे कम स्टेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक ही मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल तो ना तो ये है ना ये है, एक्चुअल तो ये है, तो ये मॉलिक्यूल इस कंडीशन में तो इससे ज्यादा स्टेबल और ये मॉलिक्यूल इस कंडीशन में इससे लेस स्टेबल, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो मॉलिक्यूल इससे लेस स्टेबल होगा या मोर स्टेबल ही होगा। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी, जब भी आप चार्ज ऑन एटम चेक कर रहे हैं और चार्ज ऑन एटम में चार्ज का अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको चार्ज ऑन एटम में उन एटम्स को भी काउंट करना होगा जहां पर चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो रही बात ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में नेगेटिव चार्ज इज ऑन sp कार्बन, यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन दोनों पर होगा, और इस केस में आप कह सकते हैं ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है, तो यहां पर आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इज ऑन sp2 कार्बन, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू अगर आप देखेंगे तो वो आगे भी sp2 कार्बन पर ही ट्रांसफर हो रहा है। तो अब जरा देखो, sp कार्बन यहां पर मुझे ऑक्सीजन काउंट करना होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला एटम ही आपको पहले काउंट करना होगा, क्योंकि आप सोचिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर इस हाइब्रिड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बता सकते हैं कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, बिकॉज इन फर्स्ट नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एंड इन सेकंड नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं ज्यादा होगा हाइब्रिड के लिए, वो स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हाइब्रिड के लिए, इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, ये क्योंकि लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैरेक्टर्स उस मॉलिक्यूल में ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करूंगा। और अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करूंगा तो ऑक्सीजन की तो फिर sp कार्बन से ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। सेकंड क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया है, फर्स्ट में sp कार्बन लिया है और थर्ड में sp2 कार्बन लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। एकदम कंसेप्चुअल अगर आप चलेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देना, देखो इस प्रोफाइल में क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको टेक्निक समझाता हूं। अगर आप देखेंगे तो
ये पार्ट आप कह सकते हैं दिस पार्ट इज कॉमन टू ऑल, राइट। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन का, सेम मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन एंड मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन पैरा पोजीशन। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो अनायन है बेंजाइल कार्बोनेट, दीज आर ऑर्थो मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोनेट। अगर ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिसमें एक रेफरेंस है और दूसरा आपके पास ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड अगर आपको दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ध्यान देना। तो इसमें इस मॉलिक्यूल को तो हम कंसीडर करेंगे रेफरेंस, बिकॉज whatever is present in this molecule that is also present in all these three molecules. Now, what is the extra part in this molecule? So it is OCH3 group, and this OCH3 group is present on ortho position. So two effects will be considered for this OCH3 group, that is plus M and minus M. क्या हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर OCH3 के दो इफेक्ट हमें काउंट करने होंगे, प्लस M एंड माइनस I, क्योंकि OCH3 में ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर है, तो ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा इस अनाइन के लिए। थर्ड में अगर बात की जाए तो OCH3 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन एंड एज वी हैव डिस्कस्ड M इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर मेटा पोजीशन। आप सोचिए इसका जो M इफेक्ट होगा वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं हो पाएगा जिस कार्बन पर ये अनाइन प्रेजेंट है, क्योंकि जिस कार्बन पर ये अनाइन प्रेजेंट है वो कार्बन इस OCH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है और मेटा पर इसका इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। ये आप कह सकते हैं कि इसका जो प्लस M इफेक्ट ऑपरेट होगा वो कौन कौन सी पोजीशंस पर ऑपरेट होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ये है। तो हमारा अनायन जिस पोजीशन पर बैठा हुआ है वो मेटा पोजीशन है, इसलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस OCH3 का ओनली माइनस I इफेक्ट काउंट होगा, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगेन प्लस M एंड माइनस I बोथ। तो ऐसे केस में देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, पहले इन ग्रुप का जो जो इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है वो इफेक्ट आप लिख लें। अब आपको यहां पर डोमिनेटिंग इफेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो चलिए यहां पर डोमिनेटिंग इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। दिस इज रेफरेंस मॉलिक्यूल, प्लस M एंड माइनस I, प्लस M इफेक्ट विल डोमिनेट, द ओनली इफेक्ट इज माइनस I एंड इन दिस केस प्लस M इफेक्ट विल डोमिनेट। अब जरा आप सोचिए अनायन के लिए कौन सा इफेक्ट अच्छा होगा, प्लस या माइनस? माइनस इफेक्ट। तो फिर तो हम कह सकते हैं थर्ड इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि थर्ड में माइनस इफेक्ट है। So third is most stable due to minus effect. फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेफरेंस फर्स्ट, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स में प्लस इफेक्ट है उन मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हैं कि प्लस इफेक्ट जो होगा वो अनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा रेफरेंस के कंपैरिजन। तो यहां पर आ जाएगा 2 and 4। क्या क्लियर बात है? अब जरा ध्यान देना, देखो 2 and 4 में आप कंपेयर करते हैं, जरा बताओ 2 and 4 में प्लस M इफेक्ट कहां पर ज्यादा होगा? क्या हम बात कर सकते हैं प्लस M इफेक्ट विल बी इक्वल इन 2 and 4, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पर प्लस M इफेक्ट इक्वल होता है। तो अब ऐसे में बात कर सकते हैं कि अगर ऑर्थो एंड पैरा में प्लस M इफेक्ट इक्वल है तो फिर कंपैरिजन का बेसिस प्लस M तो नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट फैक्टर क्या लें, तो 2 and 4 में अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बचा? अगर प्लस M इक्वल है तो अब हमें यहां पर कंसीडर करना होगा माइनस I इफेक्ट। और जरा ध्यान देना, माइनस I की अगर बात की जाए तो ऑर्थो पोजीशन के लिए माइनस I इफेक्ट इज मोर एंड फॉर पैरा पोजीशन इट इज लेस, क्योंकि क्लोज है अनायन के। और अगर यहां पर माइनस I इफेक्ट में यहां पर मोर और यहां पर लेस माइनस I इफेक्ट है, तो जरा बताओ अनायन के लिए क्या अच्छा होगा, मोर और लेस माइनस I? मोर, क्योंकि माइनस के लिए तो माइनस इफेक्ट अच्छा है, जितना माइनस ज्यादा होगा उतना अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं यहां पर 2 will be more stable than 4. So correct answer is 3, 1, 2, 4. क्लियर बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपको दिया हुआ है इन टू अनायंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, और इन टू अनायंस के स्टेबिलिटी कंपैरिजन में ध्यान देना चार्ज ऑन एटम की अगर बात की जाए तो दोनों में चार्ज ऑन एटम सेम है, इट इज ऑन sp2 कार्बन। हालांकि देखो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है और यहां भी, लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू आगे ट्रांसफर होगा तो किन एटम्स पर ट्रांसफर होगा?
जरा देखो यहाँ भी sp2 कार्बन पर और यहाँ भी sp2 कार्बन पर, मतलब चार्ज ऑन एटम के रिस्पेक्ट में तो आप कह सकते हैं इट इज कॉमन। तो अब बात करते हैं रेजोनेंस की। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो रेजोनेंस प्रेजेंट, इस केस में भी नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है, दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो अब कंपैरिजन का बेसिस होगा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो इट इज लेस इन फर्स्ट एंड मोर इन सेकंड, एंड दिस इज द